नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके सी विशु। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट हैं, तो जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है। लर्निंग मदर टंग्स इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शन 1 थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, तीसरी भाषा अधिग्रहण। ऑप्शन 2 फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रथम भाषा अधिग्रहण। ऑप्शन 3 फोर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन, चौथी भाषा अधिग्रहण। या ऑप्शन 4 सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरी भाषा अधिग्रहण। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मातृभाषा जो है सीखने का एक प्रकार है, वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा हमारी पहली भाषा होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि मातृभाषा ही हमारी ऐसी भाषा है जिसे हम बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी रुचि के अपने आप ही वो सीख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज की या फोर्थ लैंग्वेज की, तो ये हम बिना किसी रुचि या बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी मोटिवेशन के हम ये नहीं सीख सकते। तो हमारी जो मातृभाषा है वो सीखने का एक प्रकार है। ऑप्शन सेकंड सही है हमारा, प्रथम भाषा अधिग्रहण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज लिसनिंग, सुनकर। ऑप्शन 2 स्पीकिंग, बोलकर। ऑप्शन 3 राइटिंग, लिखकर। या ऑप्शन 4 रीडिंग, पढ़कर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जीवन में हम सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, तो अगर कोई बालक छोटा होता है तो ना उसे बोलना आता है, ना उसे लिखना आता है, ना उसे पढ़ना आता है। तो वो हर चीज़ जो है वो सुनकर सीखता है। तो लिसनिंग हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? What are the factors affecting the second language acquisition? ऑप्शन 1 मोटिवेशन, प्रेरणा। ऑप्शन 2 हम्बल अप्रोच, विनम्र दृष्टिकोण। ऑप्शन 3 ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस, व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, अगर हम बात करें कि दूसरी भाषा सीखने के लिए या दूसरी भाषा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो वो ये तीनों ही हैं, प्रेरणा, विनम्र दृष्टिकोण और अभ्यास के लिए माध्यमिक। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही है कि जब भी हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो किसी प्रेरणा से, किसी उस भाषा की अच्छाई से या उसके भाषा की जो सरलता है उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो या अधिक भाषाओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है? दो या उससे अधिक भाषाओं को, यूज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेज इज कॉल्ड एज। ऑप्शन 1 बाइलिंगुअल, द्विभाषिकता। ऑप्शन 2 मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। ऑप्शन 3 मोनोलिंगुअलिज्म, अखंडतावाद। या ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि दो से अधिक भाषा को क्या कहा जाता है, तो वो है बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, क्योंकि जब हम दो भाषा सीखते हैं, सिर्फ अगर हमें एक भाषा आती है तो वो हमारी मातृभाषा होती है। अगर हम दो भाषा सीखते हैं तो वो द्विभाषिकता होती है। और अगर हम दो से अधिक भाषाएं सीखते हैं तो वो होता है बहुभाषावाद। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CABE का अर्थ है। ऑप्शन 1 द करिकुलम अक्रॉस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के पार पाठ्यचर्या। ऑप्शन 2 द काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन 3 द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन। या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों सी ए बी ई का जो हमारा अर्थ है वो है थर्ड, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज टर्म एज ऑप्शन 1 लैंग्वेज डिस्क्लोजर भाषा प्रवचन, ऑप्शन 2 लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिग्रहण, ऑप्शन 3 लैंग्वेज डिवाइस भाषा उपकरण, या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत को अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है भाषा प्रवचन। तो हमारा ऑप्शन एक यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा समृद्ध कक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। लैंग्वेज रिच क्लासरूम कैन बी डिफाइंड एज ऑप्शन 1 द क्लासरूम फुल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, भाषा सीखने के लिए उपकरणों से भरी कक्षा, ऑप्शन 2 द क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू कम्युनिकेट विद क्लासमेट्स एंड टीचर, कक्षा जिसमें छात्रों को सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संवाद करने के लिए उजागर किया जाता है, ऑप्शन 3 द क्लासरूम फुल ऑफ ऑडियो डिवाइस, ऑडियो उपकरणों से भरी कक्षा, या लफ्ज अबव उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें समृद्ध कक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वह है हमारा ऑप्शन 2 कि ऐसी कक्षा जिसमें सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संवाद करने के लिए जो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? व्हाट आर टाइप ऑफ क्वेश्चन? ऑप्शन 1 ओपन क्वेश्चन खुला प्रश्न, ऑप्शन 2 क्लोज क्वेश्चन बंद प्रश्न, ऑप्शन 3 प्रोबिंग क्वेश्चन प्रश्न पत्र, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो ये चारों प्रकार होते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू आपके हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा खुला प्रश्न जिसमें आप खुल के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बंद प्रश्न जो वो ब्रैकेट वाले होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो क्वेश्चन के प्रकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह में किसी विषय विचारों के बारे में बात करने का कार्य क्या कहलाता है? एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट टॉपिक आइडियाज ओपिनियन बिटवीन एन इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप, ऑप्शन 1 डिस्कशन चर्चा, ऑप्शन 2 क्वेश्चनिंग प्रश्न करना, ऑप्शन 3 डिबेट बहस करना, या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी व्यक्ति या समूह में किसी विषय विचारों के बारे में बात करने का जो कार्य है वो कहलाता है चर्चा डिस्कशन। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशल का सही क्रम है। द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल आर ऑप्शन 1 लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन 2 स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ऑप्शन 3 स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग राइटिंग बोलना पढ़ना सुनना लिखना, या ऑप्शन 4 स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग रीडिंग बोलना सुनना लिखना पढ़ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भाषाई कौशल का जो सही क्रम है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, उसको बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनने के कौशल कौन से हैं? विच आर द स्किल ऑफ लिसनिंग श्रवण, ऑप्शन 2 समझ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 3 रिमेंबरिंग याद करना, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सुनने के कौशल जो हैं, सबसे पहले हम चीज़ों को सुनते हैं हियरिंग, श्रवण करते हैं, फिर उसके समझते हैं कि उसने क्या बोला, ठीक है, या वो क्या बोलना चाहता है, फिर हम याद करते हैं कि जो उसने बोला है क्या वो सही बोला है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो सुनने के कौशल में आते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 जो है वो राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्वायरी ट्रेडिंग मॉडल क्या है? व्हाट इज द इंक्वायरी ट्रेडिंग मॉडल? ऑप्शन 1 लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा सीखना। ऑप्शन 2 लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन द्वारा सीखना। ऑप्शन 3 स्टूडेंट लर्न बाय थीम सेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, छात्र अनुसंधान और पूछताछ के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इंक्वायरी ट्रेडिंग मॉडल जो है वो हमारा छात्र अनुसंधान और पूछताछ के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, हमारा यह ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार क्या है? ऑप्शन 1 व्यापक लिसनिंग, व्यापक सुनना, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ऑप्शन 2 डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विवेकशील श्रवण। ऑप्शन 3 क्रिटिकल लिसनिंग, गंभीर सुनना। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, लिसनिंग यानी सुनने का एक प्रकार है, वो ऊपर के तीनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संवाद के प्रकार क्या है? व्हाट आर द टाइप ऑफ डायलॉग? ऑप्शन 1 डायरेक्ट डायलॉग, निर्देशित संवाद। ऑप्शन 2 इंटरपोलेटेड डायलॉग, अंतर संबंधित संवाद। ऑप्शन 3 मॉड्यूलेटेड डायलॉग, संशोधित संवाद। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, संवाद के जो प्रकार हैं वो निर्देशित भी होते हैं, अंतर संबंधित भी होते हैं, संशोधित भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में किस चीज की मनोदशा सामान्य या भावना? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो गया है। द मूड और जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज, यानी भाषा में किसी चीज की मनोदशा या सामान्य भावना को क्या कहा जाता है? रजिस्टर। सेकंड है स्टाइल, शैली। ऑप्शन 3 टोन, स्वर। या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाषा में किसी चीज की मनोदशा या सामान्य भावना को हम स्वर कहते हैं, उसके स्वर से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी भावना या उसकी मनोदशा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाठ में किसी विशेष शब्द की खोज रीडिंग तकनीक है। सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर वर्ड इन द टेक्स्ट इन द रीडिंग डैश रीडिंग टेक्निक। ऑप्शन 1 स्कैनिंग। ऑप्शन 2 स्कीमिंग। ऑप्शन 3 सप्लीमेंट्री रीडिंग। या ऑप्शन 4 रैपिड रीडिंग। दोस्तों, अगर पाठ में किसी विशेष शब्द की हम खोज कर रहे हैं तो उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को खोजना जो है वो हमारे लिए स्कैनिंग होता है। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में पहले से मौजूद अवधारणा या विचारों को किस रूप में कहा जाता है? द ऑलरेडी सेव कॉन्सेप्ट और आइडियाज इन आवर माइंड आर कॉल्ड एज। ऑप्शन 1 एसिमिलेशन। ऑप्शन 2 एकोमोडेशन। ऑप्शन 3 स्कीमा। या ऑप्शन 4 इक्विलिब्रियम। दोस्तों, इनमें से हमारे दिमाग में पहले से मौजूद अवधारणा को हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री से सामान्य विचारों को प्राप्त करना डैश रीडिंग तकनीक है। गेटिंग द जनरल आइडियाज फ्रॉम द कंटेंट इज डैश रीडिंग टेक्निक। ऑप्शन 1 स्कैनिंग, स्कीमिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग। या रैपिड रीडिंग। तो हमें यहाँ पे सामग्री से अन्य विचारों को प्राप्त करना, दूसरे के विचार को अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारी स्कीमिंग कहलाती है। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिना शब्दों के पढ़ना, रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लाउड रीडिंग, जोर से पढ़ना। ऑप्शन 2 लाइब्रेरी रीडिंग, पुस्तकालय में पढ़ना। या ऑप्शन 3 है स्कैनिंग। या ऑप्शन 4 है साइलेंट रीडिंग, यानी बिना आवाज़ के पढ़ना। तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें
बिना शब्दों के पढ़ना, यानी बिना आवाज निकाले पढ़ना, तो वो हमारी साइलेंट रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के तरीके क्या हैं? व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग? ऑप्शन 1 द फोनिक मेथड, ध्वनि विधि, द अल्फाबेटिक मेथड, वर्णमाला विधि, ऑप्शन 3 द फ्रेज मेथड, वाक्यांश विधि, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पठन पाठन के जो तरीके हैं वो हमारे ये तीनों ही हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी स्कीमिंग सॉरी स्कीमा के प्रकार कितने हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ स्कीमास? ऑप्शन 1 सोशल स्कीमास, फॉर्मल स्कीमास, लिंग्विस्टिक स्कीमास, या ऑल ऑफ द अबव, सामाजिक योजनाएं, औपचारिक योजनाएं, भाषाई स्कीमा, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि स्कीमा के प्रकार क्या होते हैं, तो स्कीमा के कई सारे प्रकार होते हैं। सामाजिक योजनाएं, औपचारिक स्कीमा, भाषाई स्कीमा, मौखिक स्कीमा, लिखित स्कीमा, कई सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाठ संरचनाएं किस प्रकार की हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स? ऑप्शन 1 डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, ऑप्शन 2 एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, ऑप्शन 3 नैरेटिव टेक्स्ट, कथा पाठ, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पाठ संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं, तो वर्णनात्मक भी पाठ होता है, एक्सपोजिटरी भी होता है, और कथा पाठ भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेखन के शिक्षण के तरीके क्या हैं? अनुरेखण विधि, बालवाड़ी विधि, निशुल्क नकल विधि, या उपरोक्त सभी। व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग? ट्रैकिंग मेथड, किंडरगार्टन मेथड, फ्री लिमिटेशन मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें लेखन के शिक्षण के तरीके, यानी लिख के हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो अनुरेखण विधि, बालवाड़ी विधि, निशुल्क नकल विधि, ये सारे ही हैं। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 या अधिक भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए व्यक्तिगत स्पीकर या बोलने वालों के समुदाय की क्षमता क्या कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर और अ community of speakers to communicate effectively in 3 or more language, या 3 या उससे अधिक भाषा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषावाद, बाइलिंग्विज्म, द्विभाषावाद, ऑप्शन 3 मोनोलिंग्विज्म, और या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 3 या 3 से अधिक भाषाओं को बोला जाता है, तो वो है बहुभाषावाद। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 3 क्या, अगर यहाँ पे 2 भी होता है कि 2 या 2 से अधिक भाषा को बोला जाने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे हमारा बहुभाषावाद ही आएगा। या सिर्फ केवल 2 भाषा बोलता है तो द्विभाषावाद, ठीक है, या कई सारे भाषा मिक्स करके बोलता है तो मोनोलिंग्विज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी बोलता है। समवन हु स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जापानीज इज ऑप्शन 1 बायलिंगुअल, द्विभाषीय, ऑप्शन 2 मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी, ऑप्शन 3 मोनोलिंग्विस्ट, एकल भाषी, या ऑप्शन 4 बोथ 3 एंड 4, यानी तीसरा और चौथा। दोस्तों अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति जो है इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है और जापानी बोलता है, 3 भाषाएं बोलता है, तो यानी ये भी हो गया 2 या 2 से अधिक भाषा बोलने वाला लोग, तो ये हो गया मल्टीलिंग्विस्ट, बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति जो धारा प्रवाह 2 भाषाएं बोलता है, यानी अ पर्सन हु स्पीक 2 लैंग्वेज फ्लुएंटली इज मोनोलिंगुअल, एकल भाषी,
ऑप्शन 2 बाइलिंगुअल द्विभाषी, ऑप्शन 3 मल्टीलिंगुअल बहुभाषी, या ऑप्शन 4 इंट्रालिंगुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है वो द्विभाषी कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल एक भाषा बोलने और समझने में सक्षम व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एकल भाषी। एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज इज मोनोलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काइल फ्रेंच और जर्मन धारा प्रवाह बोलता है, इसलिए वह काइल स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन फ्लुएंटली, सो ही इज क्या होगा? मोनोलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल या बाइलिंगुअल। यानी एकल भाषी, बहुभाषी, त्रिभाषी या द्विभाषी। क्योंकि वो दो भाषाएं बोलता है, फ्रेंच और जर्मन, तो वह द्विभाषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्था अंग्रेजी स्पीकिंग अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन भाषा बोलती है, यानी 1 2 3 4 लैंग्वेज बोलती है, पढ़ती है और लिखती है और समझती है। तो वह क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मर्था स्पीक, रीड्स, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एंड इटालियन, तो शी इज ट्रिलिंगुअल, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल या मोनोलिंगुअल। त्रिभाषी, द्विभाषी, बहुभाषी या एकल भाषी। तो इसमें से ये होगा बहुभाषी। क्यों? क्योंकि वो दो या दो से अधिक भाषाएं बोलती है, तो दो या दो से अधिक भाषा बोलने वाले को हम बोलते हैं बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा शिक्षक सबसे अच्छा डैश द्वारा परिलक्षित होता है। गुड टीचर इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय डैश। ऑप्शन 1 अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की उपस्थिति। ऑप्शन 2 नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, भेदों की संख्या। ऑप्शन 3 मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में पिन ड्रॉप पर चुप्पी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा टीचर इसमें से क्या होता है, तो छात्रों की उपस्थिति अपने आप भी हो सकती है, भेदों की संख्या भी हो सकती है, और कक्षा में पिन पर चुप्पी, ये एक शिक्षक की कमजोरी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है। छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक सीखना चाहिए। फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज skill from textbook, the textbook learning should option 1 correlate with assessment and achievement, मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ संबंध। ऑप्शन 2 लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली, पाठ्य पुस्तक का संयम से उपयोग करने के लिए नेतृत्व। ऑप्शन 3 एक्सपोजर देम टू मोर लिटरली ट्रेडिंग, एक्सपोजर them टू मोर लिटरली रीडिंग, उन्हें और अधिक साहित्य पढ़ने के लिए उजागर करें। या ऑप्शन 4 बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अ टेक्नोलॉजी सपोर्ट कोर्स, यानी तकनीकी रूप से समर्थित कोर्स की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि छात्रों को पाठ्यपुस्तक से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे उसका आंसर एक है कि मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ उसका संबंध भी होना चाहिए, तभी वो बच्चे सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन 1 जो था यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को सहकर्मियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिवली एवरी टीचर शुड डिस्कस with colleagues. Option 1 analyze response of students. Option 2 keep him herself abreast of development in the area in his her subject. उसके विषय में छात्रों में विकास के लिए खुद को रखें। या ऑप्शन 3 पब्लिश हिज हर राइटिंग, उसके लेखन को प्रकाशित करें। या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो था वो हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रभावी टीचर है यदि वह डैश है। टीचर इज इफेक्टिव इफ ही शी डैश। ऑप्शन 1, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द क्लास, क्लास में सब कुछ समझाता हो। ऑप्शन 2, रिपीट्स एक्सप्लेनेशन फॉर ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र के लिए स्पष्टीकरण दोहराता है। या ऑप्शन 3, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करता है। या ऑप्शन 4, ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन राइज्ड बाय स्टूडेंट, छात्र द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के जवाब देता हो। तो इनमें से सबसे प्रभावी अध्यापक जो है वो वही है जो विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करता हो। क्योंकि अगर हम अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे तभी अलग अलग तरीके से बच्चे और ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 जो था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छात्र जो अक्सर कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, दो स्टूडेंट हु फ्रिक्वेंटली आस्क in the class frequently asked question in the class dash. Option 1, should be advised to meet the teacher outside in the classroom. Should be advised to meet the teachers outside the classroom, कक्षा के बाहर शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2, शुड बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन डिबेट्स इन द क्लास, कक्षा में बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, शुड बी एनकरेज टू फाइंड आउट द आंसर ऑन दियर ओन, अपने दम पर जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4, शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, निरंतर आधार पर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों अगर जो छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को कक्षा में बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा में जितना ज़्यादा बहस होगा उतना ज़्यादा जो है आगे का कार्य जो है आसान होगा और अधिक से अधिक आंसर उसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है। अ टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। ऑप्शन 1, ऑफरिंग रिवार्ड फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, सीखने के छोटे कदमों के लिए पुरस्कार देना। ऑप्शन 2, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और अभ्यास द्वारा। ऑप्शन 3, एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग्स हर स्टूडेंट, उसके छात्रों के बीच उत्साहजनक प्रतियोगिता। या ऑप्शन 4, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के जीवन में सामग्री को जोड़ना। तो अगर हम आपकी कक्षा है, प्रारंभिक कक्षा है, उसमें आप प्रभावी शिक्षण को और ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है छात्रों को जीवन में सामग्री को जोड़ना। क्यों? क्योंकि जब आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको जब तक छात्रों से रिलेट करके नहीं पढ़ाओगे तब तक वो उतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेगा जितना वो लेना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस, निम्न में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1, कंस्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन, कंस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग व्यक्तिगत शिक्षा, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम प्रतियोगी कक्षा। तो दोस्तों निम्न में से प्रभावी स्कूल अभ्यास का जो एक उदाहरण है वो है ऑप्शन 3, व्यक्तिगत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? ऑप्शन 1, बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के बुनियादी उपकरण। ऑप्शन 2, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों के साथ संचार की प्रणाली। ऑप्शन 3, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग सिंबल्स एंड साउंड, प्रतीकों और ध्वनि का उपयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति। या ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो दोस्तों भाषा क्या है? भाषा जो है वो हमारे संचार करने का साधन भी है, बुनियादी उपकरण भी है, दूसरों के साथ संचार करने की एक प्रणाली भी है और हम ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करते हुए
विचारों की अभिव्यक्ति भी करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाषावाद क्या है। व्हाट इज द मल्टीलिंग्विज्म। ऑप्शन वन, बहुभाषावाद के बारे में बताना है। ऑप्शन वन है आपके, इट इज द यूज ऑफ ओनली वन लैंग्वेज, ये केवल एक भाषा का उपयोग है। ऑप्शन टू, इट इज वेरियस, इट इज वैल्यूज ऑफ एनी टू और मोर लैंग्वेज, दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान। ऑप्शन थ्री, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तीन भाषी फार्मूला। ऑप्शन फोर, यूजिंग फॉरेन लैंग्वेज इन टीचिंग लर्निंग, शिक्षण सीखने में विदेशी भाषा का उपयोग। तो दोस्तों, बहुभाषावाद हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा। दो या दो से अधिक भाषाओं का हम बहुभाषावाद बोलते हैं, मल्टीलिंग्विज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा जो है वो राइट है कि किन्हीं दो या दो से अधिक भाषाओं का मान है। ठीक है, इट इज़ वैल्यू ऑफ एनी टू और मोर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो सत्य नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन वन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द लैंग्वेज ऑफ ईच चाइल्ड विल बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान किया जाएगा। ऑप्शन टू, चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेज सो विदाउट लूजिंग दियर फर्स्ट लैंग्वेज। बच्चे अपनी पहली भाषा खोए बिना भी दूसरी भाषा सीख सकते हैं। ऑप्शन थ्री, ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडमिशन इन द फॉरेन कंट्री। सभी बच्चों को सभी बच्चों को विदेशों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। कक्षा में मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बच्चे अपनी पहली भाषा खोए बिना भी दूसरी भाषा सीख सकते हैं, तो ये तो सही बात है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को विदेशों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम माना जाता है करिकुलम सपोज टू। ऑप्शन वन, उद्देश्यों की प्राप्ति। ऑप्शन टू, विद्यालयों द्वारा आयोजित किया जाना। ऑप्शन थ्री, ए और बी दोनों, या ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। अचीव द ऑब्जेक्टिव, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम जो है वो उद्देश्य की प्राप्ति भी है और विद्यालय द्वारा आयोजित भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम करिकुलम की संस्कृति को दर्शाता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, होम, स्कूल, एरिया। सोसाइटी, होम, स्कूल, क्षेत्र की कौन सी संस्कृति को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें कि करिकुलम जो संस्कृति को दर्शाता है वो है सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कार्यान्वयन। ऑप्शन थ्री, इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन, या ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो वो डिजाइनिंग भी है, कार्यान्वयन भी है, मूल्यांकन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाठ्यक्रम क्या है। व्हाट इज करिकुलम। व्हाट इज करिकुलम अगर हम करिकुलम के बारे में जाने तो ऑप्शन वन यहाँ पे दे रखा है, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन की समग्र गतिविधियां। ऑप्शन टू, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता। ऑप्शन थ्री, क्लासरूम, कक्षा। ऑप्शन फोर, अफेक्टिव, उत्तेजित। तो पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम किसी संगठन की सारी गतिविधियां हैं, यानी हमारे स्कूल में आयोजित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो खेल कूद हो, प्रार्थना हो, हमारा पाठ्यक्रम रिलेटेड हो, या जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हो,
ठीक है, तो ये सारी हमारे स्कूल के संगठन की सारी गतिविधियां कहलाती हैं। तो यार ये हमारा पाठ्यक्रम जो है ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्याख्यान सुनना है। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन लिसनिंग, सूचना सुनना। ऑप्शन 2 इवेल्युएटिंग लिसनिंग, मूल्यांकन सुनना। ऑप्शन 3 एम्पैथिक लिसनिंग, जोरदार सुनना, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करें कि व्याख्यान सुनने का एक प्रकार है, तो वो कौन सा सुनना है? सूचना सुनना, इंफॉर्मेशन लिसनिंग। क्योंकि जब भी कोई व्याख्या करता है, कोई स्पीच देता है, किसी के बारे में लेक्चर देता है, तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनकर बुरी तरह प्रभावित होता है। लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय ऑप्शन 1 बोलने की उच्च गति, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन 2 असाइजेबल हियरिंग लॉस, एक बड़े सुनवाई हानि। ऑप्शन 3 फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या है। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सुनकर जो बुरी तरीके से प्रभावित होता है वो है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बोलने की उच्च गति से भी प्रभावित होता है, एक बड़े सुनवाई हानि भी होती है, और शारीरिक समस्या भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी सुनने के अलावा घटक हैं। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग एक्सेप्टेड। ऑप्शन 1 हियरिंग, सुनवाई। ऑप्शन 2 अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, चौकस होना। ऑप्शन 3 आंसरिंग, जवाब देना। ऑप्शन 4 अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, यानी समझना और याद रखना। तो यहाँ पे सुनने के अलावा कौन सा घटक है यहाँ पे? तो यहाँ पे जवाब देना, क्योंकि सुनवाई में भी हम सुनते हैं, चौकस होने में भी हम सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग और याद रखने में भी हम सुनते हैं, लेकिन जवाब देने में हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कौशल को स्कूल में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा है? Which of the following skill has the largest share in communication time of school? ऑप्शन 1 लिसनिंग, 2 रीडिंग, 3 राइटिंग, या ऑप्शन 4 स्पीकिंग, सुनना, पढ़ना, लिखना या बोलना। हम स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? तो सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, चाहे वो टीचर की बात हो, अपने साथियों की बात हो। ठीक है, और हम सबसे कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टीचर या अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछ रहा है, तभी हमें बोलना होता है। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी सुनने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार सुनने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू द्वारा सुधार किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ऑप्शन 1 मेकिंग टू अटेंशन फुल्ली पेड, पूरी तरीके से ध्यान देना। ऑप्शन 2 मेकिंग द कम्युनिकेट मटेरियल नोवेल इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, संप्रेषित सामग्री उपन्यास को रोचक और आवश्यकता आधारित बनाना। ऑप्शन 3 मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, आवाज़ को प्रभावी और प्रभावशाली बनाना। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें संचार सुनने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू द्वारा सुधार किया जा सकता है, यानी क्या सुधार करना है संचार में, तो हमें ये सारी चीज़ें सुधार करनी पड़ेगी। हमें पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी रोचकता और आवश्यकता की भी ज़रूरत होती है हमें, और आवाज़ को प्रभावी और प्रभावशाली भी बनाना होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक छात्र समस्या को हल करने के लिए एक शिक्षक की मदद करता है। तो शिक्षक वह व्याख्यान दे रहा है। A student helps a teacher to solve the problem teacher was delivering the lecture he was। ऑप्शन 1 एन एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक सहानुभूति सुनना। ऑप्शन 2 एन इवेल्युएटिंग लिसनर, एक मूल्यांकन करता श्रोता। ऑप्शन 3 अ रियलिस्टिक लिसनर, यथार्थवादी श्रोता। एन इनफॉर्मल लिसनर, एक सॉरी एन इंफॉर्मेशन लिसनर, एक सूचना श्रोता।
तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक छात्र समस्या को हल करने के लिए एक शिक्षक की मदद करता है, तो शिक्षक कौन सा व्याख्यान दे रहा है? तो वो है एक सहानुभूति सुनना। एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम टीचर की समस्या हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना उद्देश्य या शिक्षा है। विदाउट स्टेबल करिकुलम एम्स और एजुकेशन इज। ऑप्शन 1 कैन बी अचीव, हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन 2 कैन नॉट बी अचीव, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3 कैन बी चेंज, बदला जा सकता है। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना उद्देश्य या शिक्षा को हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी नहीं, हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के किसी भी शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा को हम हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को क्या कहा जाता है? द फोर्सेस दैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑप्शन 2 एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन 3 फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का आधार। या ऑप्शन 4 इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। तो पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो वो है पाठ्यक्रम का आधार, कि किस बेस पे हमने पाठ्यक्रम बनाया है, वही पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्या, कब और कैसे सिखाना मुख्य कार्य है? वाई, वॉट, व्हेन, हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ। ऑप्शन 1 ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑप्शन 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन 3 फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का आधार। या ऑप्शन 4 इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या, क्यों, कब और कैसे ये हमें सिखाना है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।